नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पॉलिटिक्स जो सीरीज चल रही है, उस पॉलिटिक्स सीरीज में आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निर्वाचन आयोग, जिसे बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो चुनाव आयोग है हम उसकी बात करेंगे आज, और चुनाव आयोग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता है कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एसएससी सीजीएल से लेकर यूपीएसआई तक में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमें मिलते ही मिलते हैं परमानेंट। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग का निर्माण किस प्रकार हुआ है, और निर्वाचन आयोग के पास वर्तमान में कौन कौन सी शक्तियां हैं, अर्थात ये किस प्रकार से इसका गठन किया गया है। देखो, हम निर्वाचन आयोग को पढ़ते समय एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था होती है। कैसी संस्था होती है निर्वाचन आयोग? एक संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था का मतलब है कि उस आयोग के बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन मिलता है, क्या निर्वाचन आयोग संवैधानिक होती है, गैर संवैधानिक होती है? संवैधानिक का मतलब हो गया, क्या निर्वाचन आयोग के बारे में कहीं पर कोई संविधान के बारे में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? तो हमें याद रखना होगा कि निर्वाचन आयोग संविधान के भाग नंबर 15 में आता है। कहां पे आता है? भाग नंबर 15 में। कहते हैं कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है। तो आप बोल सकते हो कि निर्वाचन आयोग से एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि जिस संस्था का वर्णन संविधान में किया जाता है उस सब संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं। अब देखो, इसके लिए भाग नंबर 15 है संविधान का। अब हम बात करेंगे निर्वाचन की। देखो, पहले हम बात करेंगे कि निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, इस निर्वाचन प्रणाली के लिए हम थोड़ा सा 2-1 पॉइंट इतिहास में जाने का प्रयास करेंगे, और इतिहास के प्रोस्पेक्टर से भी हम समझेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या है, किस प्रकार बना है। देखो, आपको पता है कि हमारे देश को आजाद होने से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। किसका राज था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने 1892 में एक नियम लाए थे हमारे देश में, उसका नाम था भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद जो 1892 में अधिनियम आया था, इसमें अंग्रेजों ने एक बात लिखी थी। कहते कि इसमें प्रथम बार निर्वाचन का वर्णन किया गया था, निर्वाचन का वर्णन किया गया था। तो क्वेश्चन एक नंबर का मिलता है कि भारत में जो पहली बार निर्वाचन मिला था वो कब मिला था? 1892 में निर्वाचन करने का अधिकार। और ये निर्वाचन जो था अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता जब वोट न डालकर, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी, जिस व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता था, किसी व्यक्ति का चुनाव होता था, लेकिन वोट डालने के लिए अप्रत्यक्ष था, मतलब जनता का नहीं था, कुछ और थे। ठीक है। तो पहली बार भारत में निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई जब हमारा देश आजाद हुआ। तो देश को आजाद होने के बाद महत्वपूर्ण बात इस पर हुई, देश को आजाद होने के बाद, कि जो हमारी निर्वाचन प्रणाली कैसे चलेगी। इसके लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल लिखा है 324। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग होगा। तो भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है 324 में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कहा गया है, इसी में बोला गया है कि जो निर्वाचन आयोग होगा, जो हमारे देश में बनेगा, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव संपन्न कराएंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कराने के लिए है, उसे क्या बोलते हैं? तो हाँ, विधानसभा के साथ में आप इसमें विधान परिषद में लिख सकते हो। विधान परिषद
का चुनाव संपन्न कराएगा। एक साथ लिख सकते हैं, संपन्न कराएगा। तो हमारे देश में एक निर्वाचन आयोग होगा। जो निर्वाचन होगा वह, चाहे हमारे देश में कहीं पर कोई कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लोकसभा सदस्य का चुनाव है, राज्यसभा सदस्य का चुनाव है, विधानसभा का है, विधान परिषद का है, सदस्यों का चुनाव, इन सभी सदस्यों के चुनाव में कहते हैं कि इन चुनाव को जो संपन्न कराएंगे उसके लिए हमारे भारत में एक निर्वाचन होगा। और ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 324 में। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि आर्टिकल 324 एक अखिल भारतीय संस्था होगी। ये अखिल भारतीय संस्था, तो निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र के लिए एक ही होती है। तो राज्य में भी यही कराएगा, केंद्र में भी यही कराएगा, और जो राज्य और केंद्र दोनों में कराएगा उसे बोलते हैं अखिल भारतीय संस्था बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अखिल भारतीय संस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जैसे गांव के प्रधान जी होते हैं, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, पंचायत का चुनाव हो गए, नगर पालिका का चुनाव हो गए, उनके लिए अलग से निर्वाचन आयोग है, ये नहीं कराएगा। जो आर्टिकल 324 में भारत का निर्वाचन आयोग है, ध्यान रखना आपको, कभी गलती से नहीं बोलना ये किसके चुनाव नहीं कराएगा। कहते हैं ये नहीं कराएगा, ये नगर पालिका के चुनाव नहीं कराएगा, नहीं कराएगा निर्वाचन, ये नहीं कराएगा, ये नगर निगम के चुनाव नहीं कराएगा, ये किसी प्रकार की पंचायत के लिए चुनाव नहीं कराएगा। इन चुनाव के लिए संविधान में कहते हैं कि इन चुनाव के लिए संविधान में भाग नंबर 9 है, जिसका आर्टिकल 243 में लिखा गया है। इसमें अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। तो ये राज्यों के लिए अलग होता है, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवाएं होती है, जो लेके विधानसभा से लोकसभा तक, राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति तक सबका चुनाव कराती है। तो ध्यान रख लेना, बात क्लियर हो गई। देश में एक निर्वाचन आयोग होगा, कहां लिखा, आर्टिकल 324 में। आगे बात करते हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ हमारे संविधान में कि जो निर्वाचन आयोग होगा, जो भी निर्वाचन आयोग होगा उसके बारे में लिखा हुआ साफ साफ पॉइंट बनाए हुए हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 संविधान में बनाया हुआ है, उन्होंने बोला कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसकी सपोर्ट के लिए और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। पहली बात क्लियर है कि जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें भाई एक तो होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक और होंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये बात समझते हैं बड़े ध्यान से, एक तो होगा मुख्य और होंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त। कहते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करेगा, दसना चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर अन्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो मतलब कहने का यह है कि राष्ट्रपति ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखो तीसरी बात इसमें लिखी गई है जो महत्वपूर्ण बात है कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होगा, निर्वाचन आयुक्त नहीं होगा, तो राष्ट्रपति अन्य को कार्यकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई ये कंडीशन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसी की वजह से नहीं है, तो जब नहीं है तो इनमें से एक व्यक्ति को राष्ट्रपति इधर बैठा सकता है और कह सकता है भाई तू काम कर जब तक वो नहीं आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरा बात यह है, सुना कि इनकी जो भी होते हैं
इनके बारे में जो पेंशन होती है, वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, ठीक है, वो संसद द्वारा तय तो किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। सेवा शर्तें, हाँ, इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगी। इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, इनका मतलब है यहां पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त, जो प्रदेश में बैठे हुए हैं, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। तो देखो ध्यान सुन लेना, बड़े ध्यान समझाने का प्रयास करता हूं मैं, आप लोग सब समझदार हो, समझ जाओगे। देखो, देश में एक निर्वाचन होगा, आयोग होगा, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। उसमें एक चीफ जज होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, अन्य होंगे 2, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो होगा या अन्य जो होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर नहीं है तो अन्य में से किसी को कार्यकारी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और आगे लिखा हुआ है कि हर राज्य में एक प्रादेशिक न्यायाधीश होगा, सॉरी प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होगा, और उसकी नियुक्ति पेंशन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। किसके द्वारा किए जाएंगे? निर्धारित किए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले लाइन की पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। देखो यही कर लेते हैं पोस्टमार्टम, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब यह है कि निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर होंगे, यहां पर एक पेज फंसा था। दो सुनना था, निर्वाचन आयोग की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पेज लेता हूं, ध्यान से इसे नोट कर लेना आप। देखो ध्यान से, कहते हैं कि 24 जनवरी जिस दिन निर्वाचन आयोग बना है 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य होता था। एक सदस्य था जिसे बोलते थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है जी, एक ही मेंबर होकर रहा, और ये मेंबर राष्ट्रपति से, राज्यपाल से रिक्वेस्ट करता था कि भाई मुझे चुनाव संपन्न कराने हैं, तो आप मुझे अपने कुछ व्यक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं चुनाव संपन्न करा जाऊं। तो उस समय राष्ट्रपति और राज्यपाल इसको डीएम देते थे कि डीएम की सहायता से तुम काम मुझे करिए आओ। ठीक है, हर जिले में। बड़ी बात क्या हुई तो सुन लेना, ये काम तो इन्होंने दे तो दिया, 16 अक्टूबर को दे तो दिया, लेकिन बात यह हुई कि 1990 में ये काम एक था भाई यहां तक, लेकिन कहते हैं कि 16 अक्टूबर 1989 को यह निर्वाचन आयोग एक सदस्य न होकर 3 सदस्य हो गया। कितना हो गया? 3 सदस्य आयोग हो गया। अब निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हो गए, एक मुख्य, 2 अन्य। यह प्रक्रिया चली, कहते हैं कि 1990 में इस प्रक्रिया को वापस ले लिया, अर्थात 1990 में फिर दोबारा से कह दिया कि निर्वाचन आयोग एक सदस्य होगा। लेकिन अंत मोमेंट पे 1993 में फिर व्यवस्था चेंज हुई, और 1993 में कहते हैं कि 1 अक्टूबर 1993 से निर्वाचन आयोग 3 सदस्य हो गया। और आज तक हमारे देश का निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्य होता है। कितने सदस्य होता है? 3 सदस्य। तो पहली बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि निर्वाचन आयोग एक सदस्य 3 सदस्य पहली बार कब हुआ था? पहली बार कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1989 को। और अब जो हुआ है 3 सदस्य जो प्रेजेंट टाइम में है वो कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1993 से अब हमारा सदस्य है जो निर्वाचन आयोग है वो कितना है भैया जी? कितना है? 3 सदस्य आयोग होता है। अब बात कर रहे थे कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल क्या साल के लिए बनते हैं? टाइम पीरियड क्या होता है भाई इनका? तो कहते हैं कि निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। या अगर 6 वर्ष नहीं है, या 65 वर्ष की आयु तक, आयु तक जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अगर 6 साल पहले हो गई तो 6 साल मर जाएगा, 65 साल की अवस्था होगी तो 65 साल की अवस्था मर जाएगा। ये बात याद रखना। और कहते हैं कि कार्यकाल के बाद इन्हें दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता, और जब तक ये अपने पद पर है
इनके वेतन बढ़ोतरी में किसी भी तरीके का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये भी बड़ा ध्यान रख लेना आप, ठीक है। पदावधि संविधान में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो है। आगे बोलते हैं, देखो आगे बोलते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है एक प्रशासनिक निकाय होता है। कैसा निकाय है? प्रशासनिक निकाय है। प्रशासनिक का मतलब होता है कि ये राज्यपाल और राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता है कि भाई देखो मुझे चुनाव कराने हैं तो प्रशासन चलाने के लिए मुझे अपने सदस्य दीजिए। साथ में कहते हैं कि ये परिसीमन आयोग का गठन करता है। परिसीमन आयोग का गठन करता है। अब ये परिसीमन आयोग क्या होते हैं, इसको बड़े ध्यान समझते हैं। देखो परिसीमन आयोग का मतलब होता है, जैसे हमारा यूपी है, सपोज करना हमारा यूपी है और यूपी में पॉपुलेशन है 19,98,12,341 व्यक्ति है 2011 की जनगणना के अनुसार। कहते हैं कि अब तो जनसंख्या बढ़ चुकी है यूपी की, तो कहते हैं कि पहले जितने पे एक एमएलए बनता था तो पॉपुलेशन तो अब आप उतनी रख लेना, लेकिन भैया एमएलए सीट तो बढ़ाओ। पहले हमारा मोहल्ला नहीं था, अब मोहल्ले में वहां तक बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, नई बसापत बच गई। तो इसका मतलब है कि परिसीमन आयोग जो है सदस्य सीटों की संख्या को निर्धारित करता है। क्या सुना? सीटों की संख्या को निर्धारित करता है। मतलब ये बताता है कि भैया इस वाले जिले में 3 सीटें होंगी या 4 सीटें होंगी, 1 सीटें होंगी या 2 सीटें होंगी, इसको निर्धारित करने का काम जो है परिसीमन आयोग का होता है। और बड़ी बात यह है कि परिसीमन आयोग ने जो कह दिया सो कह दिया, अर्थात परिसीमन पर न्यायालय कोई निर्णय नहीं ले सकता। अर्थात यदि कह दिया एक जिले में 4 तो 4, 3 तो 3, 2 तो 2, वहां सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से बाहर रखे गए हैं, पावर से बाहर रखे गए हैं। बड़े ध्यान से रख लेना, ठीक है। ये हाँ हाँ ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात। ये परिसीमन करते हैं। आगे कहते हैं कि निर्वाचन आयोग का एक काम होता है, पता क्या? पार्टी जानते, पार्टी राजनीतिक पार्टी, पार्टी को मान्यता देना। भाई मान्यता देनी है या किसी पार्टी को कोई सिंबल देना है कि ये पार्टी है या नहीं है, इसका सिंबल है नहीं है, वो सारा काम जो होता है निर्वाचन आयोग का काम होता है। अब हम ये कहते हैं कि पार्टी को ये 2 प्रकार से मान्यता देता है। एक तो वो होते हैं जो राज्य स्तरीय दल होंगे, जो राज्य के होंगे, और एक होंगे जो राष्ट्रीय के होंगे, जो बड़े वाले होंगे राष्ट्रीय स्तर दल होंगे, ठीक है। भाई कौन सी राष्ट्रीय पार्टी होगी, कौन सी राज्य पार्टी होगी, और कौन ऐसी पार्टी होगी जो पार्टी तो लेकिन चुनाव नहीं लड़ रही, ठीक है, उसे दर्जा दे या ना दे, दर्जा छीने ना छीने, ये किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का। तो बड़ी बात है कि राज्य स्तर पार्टी की योग्यता होती है। राज्य स्तर पार्टी बनने के लिए क्या योग्यता आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर होनी चाहिए, उसकी बात ये निश्चित करता है। देखो यदि आपकी ने कोई पार्टी बनाई है और आप सोच रहे हो कि मेरी कम से कम स्टेट लेवल की तो पार्टी है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। देखो पहली बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में राज्य में कम से कम 6% वैध मत मिले हो। भाई यदि आपको 6% वोट मिली है राज्य में, तो आपकी जो पार्टी है वो राज्य स्तर होगी। यह कहते हैं, हाँ जी, हाँ वेरी गुड, 6% वोट ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहते हैं या देखो, हाँ राज्य स्तर में यही होता है, ये कहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में
विधानसभा के चुनाव में राज्य में 6% वैध मत मिले हो, या तो लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में यदि 6% वोट मिलती है तो हम कह सकते हैं कि आपकी पार्टी राज्य स्तर की है। लेकिन कहते हैं कि कम से कम, इसमें कहते हैं देखो, हाँ विधानसभा का रूल अलग होता है और उसका रूल अलग होता है। देखो इसमें कहा गया है कि कम से कम, देखो लोकसभा है ना, बड़ी वाली बात है ना, केंद्र की बात कहते हैं इसमें कि कम से कम एक सीट प्राप्त हुई हो। इसमें कहते हैं कि कम से कम एक सीट मिली हो, और इसमें कहते हैं कि कम से कम 2 सीट प्राप्त हुई हो। भाई यदि आपको एक सीट मिल गई तो आप तब भी हो लोकसभा में, और आपको विधानसभा में 2 सीटें मिल गई, आप तब भी राज्य स्तर की पार्टी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सपोज करो कि ना आपको एक सीट मिली ना 2 सीट मिली, क्या फिर आप पार्टी नहीं हो गए? तो तीसरा बोला गया है कि कुल वैध मतों का यदि 8% वैध मत मिलता है, यदि 8% मत मिलता है, कितने परसेंट? 8%। यदि कुल वोटों का 8% वोट मिला है विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में उस राज्य के अंदर, तो कहते हैं कि आपकी फिर भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पार्टी होगी, चाहे आपकी सीट 0 ही की ना हो। 0 के साथ 8% और बिना 0 के साथ 2 सीटें विधानसभा में 6%, 1 सीटें लोकसभा में तो 6% वोट मिलती है, तो वो पार्टी राज्य स्तर की पार्टी होती है। बड़े ध्यान से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, लिख लो, हाँ बहुत अच्छे से। अगली बात करते हैं। भाई यदि किसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो राष्ट्रीय पार्टी की योग्यता क्या होती है, वो भी तो क्लियर होनी चाहिए। यदि आपको अपनी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाना है और आपने पार्टी बना ली और सोच रहे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, दोनों को तो बन गए, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए कौन कौन सी योग्यता होती है। देखो योग्यता क्या, वही योग्यता, बस थोड़ी सी ध्यान रख लेना। कहते हैं कि 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करे हो। कम से कम आपने 4-6% मत प्राप्त किए हो, या और साथ ही ध्यान, और साथ ही 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करी हो। भाई यदि आपकी पार्टी में ये योग्यता है आ गई, तो कहते हैं कि आपकी पार्टी जो वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो जाएगी, फिर लड्डू बटेंगे। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, यदि कोई दल राष्ट्रीय दल की माने चाहता है तो लोकसभा में 2% सीट जीतता है, और कम से कम 3 राज्यों से, ध्यान, यदि कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीट प्राप्त करता है। भाई 4 की जगह मान लेते हैं तुम 3 राज्यों में हो, ठीक है, और 3 राज्यों में कम से कम लोकसभा की जो 2% सीट है, मतलब 500, हाँ 545 का 2%, लगभग यदि आपके पास 9 सीट आ जाती है, हाँ 9 सीट आ जाती है, तो आप तब भी मामला आपका राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। या अगली बात है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हो, दर्जा प्राप्त हो। यदि राज्य स्तर का दर्जा मिला हुआ आपको 4 राज्यों में, तो भी आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो ध्यान रख लेना।
तो पेपर में आ सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी बताओ 2025 में कुल कितनी है। देखो क्षेत्रीय पार्टी संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो पूछ सकता है कि 2025 की राष्ट्रीय पार्टी, 2025 की राष्ट्रीय पार्टी बताओ कौन कौन सी है, कितनी है टोटल संख्या बताओ पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में रहेगी 6। देखो अभी इसमें हाल फिलहाल में चेंजिंग हुई है, तो 6 याद रखना आपको, कहीं 8 कहीं 9 आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको लगना कितनी रखी है, 6 रही है। अब आप कहोगे 6 कौन कौन सी है। देखो एक पार्टी को आप सब जानते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाई कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ठीक है, ये दूसरी पार्टी है। तीसरी है बहुजन समाज पार्टी बसपा, ठीक है। जो चौथी है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाती है आज के टाइम में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। कौन सी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादियों की है, ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करी है। और पांचवी पार्टी तो आप सभी जानते होंगे, उसे बोलते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, क्या नाम है इसका, एनपीपी। ये कौन सी है, बीजेपी। ये कौन सी है, बीएसपी। ये कौन सी है, आईएनसी। और लास्ट है आम आदमी पार्टी। तो पेपर में पूछ सकता है कि हमारे भारत में कुल कितनी पार्टियां है जो कि हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप बोल सकते हो कि 6 राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 28 दिसंबर 1885। वेरी गुड। भारतीय जिसे बोलते हैं बीजेपी की स्थापना कब हुई है, 6 अप्रैल 1980। 1980 ये कब है, 28 दिसंबर को। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नहीं रहेगी। ये कब है, 6 अप्रैल को। और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो मायावती वाली है, बताइए वो कब बनी है, 1984 में। हाँ 16 अप्रैल 15 अप्रैल बताइए, 1984। बस इतना ही याद रख लेना आपको। जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है, बहुत कम से पूछने वाला है, 1964 में बनी है ये, ठीक है। और एनपीपी तो अभी बनी है हाल फिलहाल में ही, आप जानते हो कि हाल फिलहाल मतलब 2000, जल्दी बताइए, 2012 में। कब बनी है, 2012 में। और आम आदमी पार्टी भी कब बनी है, झाड़ू वाली, 26 नवंबर 2012 को। तो ये दोनों पार्टी 2012 में बनी है, ठीक है। तो मुझे एक दो पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, तो इनके आपको प्रति चिन्ह भी हमेशा पता होने चाहिए। कांग्रेस हाथ का पंजा, बीजेपी कमल का फूल, भारतीय मार्क्सवादी पार्टी हथौड़ा हंसिया और तारा, आम आदमी पार्टी झाड़ू, एनपीपी पुस्तक। एनपीपी क्या है, पुस्तक। आम आदमी क्या है, झाड़ू। मार्क्सवादी क्या है, हथौड़ा हंसिया तारा। बीएसपी का क्या है, हाथी सिंबल्स। बीजेपी क्या है, कमल का फूल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या प्रेजेंट है में, हाथ का पंजा। तो प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका नाम पता होना चाहिए आपको, और नाम ही नहीं पता होना चाहिए बल्कि ये पार्टी हो आपको याद भी होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कब बनी है। बड़े ध्यान से लिख लेना, हाँ जी बहुत अच्छे से लिखना। चलो आगे चलते हैं। हाँ बेटा करो जल्दी से, नोट करो। समाजवादी पार्टी अब तो उत्तर प्रदेश की है, तो ध्यान रख लेना ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राज्य स्तर की पार्टी होती है। कौन सी बात कर रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी, हाँ साइकिल वाली,
समझ गए साइकिल वाली। समाजवादी पार्टी एक राज्य स्तर की पार्टी होती है, कोई ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं होती। और ये केवल उत्तर प्रदेश में है, कुछ सीटें इसकी अभी हाँ आई है, कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी लिखिए। साइकिल प्रति चिन्ह हाँ वह राष्ट्रीय लोकदल का चापाकल है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हें बहुत कुछ याद है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ईवीएम, हाँ इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन होती है, इसको भी बड़े ध्यान से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो हम कल को इसी की सेकंड क्लास लेंगे। आप देखो सेकंड भाग इसका जरूर देखना, बड़े अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट भाग हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।